A very warm welcome to you all in my YouTube channel, Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th में हम लोग जो सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज फोर्स एंड लॉज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और लास्ट की क्लासेस में हमने बेसिकली सारे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन स्टडी कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जो हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम जो हमारा होता है m इंटू वी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और वेलोसिटी के। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स अस टू द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मैकेनिक्स, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Law of conservation of momentum: if a group of bodies are exerting force on each other, that is interacting with each other, their total momentum remains conserved before and after the interaction, provided there is no external force acting on them. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली हमारा ये स्टेट करता है कि अगर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारी कोई भी दो बॉडीज हैं, अगर आपस में इनको हम इंटरैक्ट कराते हैं, कोलाइड कराते हैं, आपस में ये लोग टकराती हैं बॉडीज, तो उस टाइम जो इनिशियल मोमेंटम होगा टकराने के बाद जब वो बॉडीज अपनी स्टेट में रीच करेंगी, उसके बाद भी जो उसका मोमेंटम होगा वो वही मोमेंटम होगा जो कि बॉडी के टकराने से पहले मोमेंटम था। उस कंडीशन में ही एप्लीकेबल है कि कोई भी अलग से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। फिर से एक बार बताते हैं कि अगर उस कंडीशन में जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा हो और हमारी दो बॉडीज हैं, आपस में जब ये दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं तो उस टाइम जो मोमेंटम इसका रहता है वही मोमेंटम कोलाइड करने से जो पहले मोमेंटम था और कोलाइड होने के बाद उन दोनों ही बॉडीज का जो मोमेंटम होता है वो हमारा सेव रहता है, कंजर्व रहता है, मींस चेंज नहीं होता है। जो पहले था कोलाइड होने के बाद भी वही मोमेंटम हमारा मेंटेन रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए आगे इसको और अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। If the bodies of mass m1 and m2 are initially moving with the velocity u1 and u2, यहाँ पे हमने एक बॉडी लिया है A और B, हम लोग इसको 1 और 2 भी सपोज कर सकते हैं। अगर 1 सपोज करते हैं तो ये m1 m2 हो जाएगा और अगर A सपोज करते हैं तो जैसा कि हमारा डायग्राम में दिया हुआ है ma और mb हो जाएगा। ma और mb या तो हम m1 m2 कंसीडर करें, यहाँ हम m1 और m2 ले लेते हैं। तो m1 और m2 जो हो जाएगा वो हमारा मास ऑफ बॉडी 1 एंड मास ऑफ बॉडी 2 हो जाएगा। और मूविंग विद द वेलोसिटी, ये जब इनिशियली मूव कर रहे हैं तो इनिशियल जो वेलोसिटी होता है उसे हम u से डिनोट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 हो जाएगी और इस बॉडी की u2 हो जाएगी। और ये हमारा इनिशियल था बिफोर कोलिजन। अब जब कोलिजन हुआ तो इस बॉडी हमारी A है, इसने कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा B बॉडी पे और B बॉडी ने कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा A बॉडी पे। यहाँ पे इक्वल अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगता है जो कि हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था। इसीलिए स्टार्टिंग में जब इसको देखा था हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये चीज बताया गया था कि जो हमारा न्यूटन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ और न्यूटन के थर्ड लॉ से बना हुआ है। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमारा मोमेंटम के लिए एक्सप्लेन करता है और न्यूटन का थर्ड लॉ जो हमारा होता है कि कोई बॉडी आपस में एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती हैं। तो वही हमारा ये है कि जो बॉडी A है वो B पे फोर्स लगाएगी और B बॉडी A पे फोर्स लगाएगी। दोनों का ही फोर्स हमारा इक्वल होगा बट हमारा डायरेक्शन जो होगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जितना फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है उतना ही इधर अप्लाई होगा बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा MA हो जाएगा, ये हमारा MB हो जाएगा। और जब कोलिजन हो जाएगा उसके बाद जब हमारी बॉडीज है ये आफ्टर कोलिजन है तो दे स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटीज v1 and v2 रिस्पेक्टिवली। देन
अब ये बॉडी का जो मास है वो ma ही रहेगा, मास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, mb वाला मास mb ही रहेगा। और जो ये ua जो है हमारा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, va हो जाएगी। और इस बॉडी की ub जो वेलोसिटी थी वो फाइनल क्या हो जाएगी, vb हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक डेरिवेशन हमारा निकल के आता है, ये एक प्रूफ निकल के आता है कि m1u1 मतलब जो हमारी एक बॉडी है, इसका मास और इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस सेकेंड बॉडी का जो मास है और उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, फर्स्ट बॉडी के मास और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो कि m1v1 है, और सेकेंड बॉडी की मास और सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी, इनका जो एडिशन होगा वो इसके एडिशन के इक्वल होगा। तो यही हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस डेरिवेशन को हम लोग समझने के लिए इसका प्रूफ आगे पढ़ेंगे। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे हमने दो बॉल्स दी हैं, ये हमारी m1 हो गई, ये हमारी m2 हो गई, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल्स है u1 एंड u2 बिफोर कोलिजन। अब हमारी कोई भी ये दो बॉल्स हैं, इनका अभी आपस में कोलिजन नहीं हुआ है, आपस में ये दोनों इंटरैक्ट नहीं हुई हैं, तो इसका जो इनिशियल हमारी वेलोसिटी हो जाएगी वो u1 हो जाएगी और इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u2 हो जाएगी। कोलिजन होगा, इसके बाद कोलिजन होने के बाद यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो v1 हो जाएगी, जो कि हमारी फाइनल वेलोसिटी है, मास वही रहेगा, मास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगी m1 बॉडी की, और m2 बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कोलिजन हो रहा है तो ए बॉडी जो है वो कुछ फोर्स बी बॉडी पे एक्सर्ट करेगी और बी बॉडी जो है वो कुछ फोर्स ए बॉडी पे एक्सर्ट करेगी। तो जो फोर्स ए बॉडी बी बॉडी पे एक्सर्ट करेगी, जैसे हमने इसको 1 सपोज किया है, ये 1 बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी है, तो जो अगर 1 बॉडी हमारी सेकेंड बॉडी पे एक्सर्ट कर रही है तो ये F12 हो जाएगा, मतलब 1 जो एक्सर्ट कर रही है सेकेंड बॉडी पे, और जो बॉल हमारी बी है वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है बॉल ए पे वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड बॉडी है ये हमारी, तो ये हमारा F21 हो जाएगा, मतलब सेकेंड बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रही है किस पे, फर्स्ट बॉडी पे। तो ये हमारा डिनोशंस हो गए हमारे, हमने किस चीज को किस चीज से डिनोट किया है। अब जैसा कि हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रखा है कि F इज इक्वल्स टू हमारा ma होता है, ये हमने जब न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो इस चीज का डेरिवेशन किया था कि फोर्स जो हमारा होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन का होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोर्स बॉल ए एक्सर्ट कर रही है बॉल बी पे, मतलब बॉल ए जो हमारी 1 थी वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है बॉल सेकेंड पे जो कि हमारा बॉल बी है, तो ये हमारा F12 जो हो जाएगा वो मास ऑफ द फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट मतलब बॉल जो ए है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ठीक, तो बॉल जो ए हमारा है वो क्या है, 1 वाला है, तो यहाँ पे हम मास ऑफ फर्स्ट बॉल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉल ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो फोर्स हमारा बॉल 1 ए अप्लाई कर रही है बॉल बी पे हमें सिर्फ वही कैलकुलेट करना है इसमें। तो फोर्स जो है फर्स्ट बॉल अप्लाई कर रही है सेकेंड बॉल पे वो हमारा क्या हो जाएगा, m1a1 हो जाएगा। और हमने ये चीज इक्वेशन ऑफ मोशंस में स्टडी कर रखा है कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, ठीक, ये हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है। अब यहाँ से हम लोग इजिली a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, u जब इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये v माइनस यू और t हमारा नीचे आ जाएगा अपॉन t, तो ये हमारा एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 है तो हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की कंसीडर करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी भी फर्स्ट बॉडी की कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा v1 हो जाएगा और u1 हो जाएगा अपॉन t हो जाएगा। अब यहाँ पे a1 की जगह हम ये वैल्यू पूरी पुट अप कर देंगे, तो इसमें हमने इसमें वैल्यू पुट अप किया, तो उसके बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये F12 विल बी इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t हो जाएगा। और इसी तरह जब हम सेकेंड का निकालेंगे कि जब हमारा बॉल सेकेंड जो है जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है बॉल ए पे वो हमारा क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा इज इक्वल्स टू m2 हो जाएगा और a2 हो जाएगा। a2 में हम a की वैल्यू फिर उसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा।
वहां A1 था तो हमने हर जगह 1 प्लेस कर दिया था, अब हमारा A2 हो जाएगा तो हम हर जगह 2 प्लेस कर देंगे, फिर हमारा ये V2 माइनस U2/T हो जाएगा, और M2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज हमारा सेम निकल के आएगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इतना चेंजेस किया कि 1 की जगह 2 बेसिकली प्लेस आउट कर दिया। यहाँ हमारा फोर्स फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे एग्जर्ट कर रहा था तो वो हमारा ये फोर्स हुआ, और जो हमारा फोर्स सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे एग्जर्ट कर रहा है हमारा वो फोर्स ये हो गया है। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो आपस में इक्वल है, बट इनका डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से सिर्फ यहाँ पे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे और साइन कैसा आ जाएगा, हमारा निगेटिव आ जाएगा। तो इन दोनों को आपस में हम इक्वेट कर देते हैं और इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे जब हम इक्वल रखेंगे तो T और T तो हमारा आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये M1V1 माइनस M1U1 विल बी इक्वल टू, ये माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस M2V2, ये हमने ब्रैकेट में ही रखा है, माइनस M2U2। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारा निगेटिव में हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव वाला टर्म हम इधर ही रखेंगे, जो यहाँ से निगेटिव वाला टर्म है वो हम इधर लेके ट्रांसफर आएंगे, और इस साइड से जो ये वाला निगेटिव वाला टर्म है उसे हम इधर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि M1U1 प्लस M2U2 ये जो हमारा है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन है। जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में जब ये चीज बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसमें जो हमने एक इक्वेशन लिखी थी वही हमारी इक्वेशन प्रूव होके यहाँ पे आ गई है कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी मास के साथ दोनों ही बॉडी की, वो हमारी किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी मास के साथ दोनों ही बॉडी के। तो ये हमारा टोटल मोमेंटम हो जाएगा कोलिजन के पहले वाला जो U1 वाला है, क्योंकि U1 जो वाला है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये कोलिजन के पहले वाला हो जाएगा। और जहाँ पे V1 है वो हमारा कोलिजन के बाद होगा, तो ये वाला जो हमारा पूरा इस साइड है M1U1 प्लस M2U2 इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल A एंड B बिफोर कोलिजन। ये टोटल मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम हमारा क्या होता है, mv होता है, ठीक, mu हम कह सकते हैं। और हमारा टोटल मोमेंटम जो यहाँ पे बॉल A का और B का है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो M1V1 प्लस M2V2। तो यहाँ इस इक्वेशन से ये चीज प्रूव हो जाता है कि जो टोटल मोमेंटम बॉडी का होता है कोलिजन के पहले, वही टोटल मोमेंटम हमारा होता है बॉडी का कोलिजन के बाद में। तो यही हमारा बेसिकली क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, और इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो जाता है। Total momentum of both the objects before the collision is equal to the total momentum of the object after collision। वही चीज इसमें बताया गया है। Total momentum of the two balls remains unchanged on conserved provided no other external force act। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा जो टोटल मोमेंटम है वो कोलिजन के पहले जो है वो कोलिजन के बाद भी इक्वल रहेगा, और ये उसी केस में रहेगा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं किया जा रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई किया जाएगा तो ये चीज हमारा उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, और यही हमारा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो बेसिकली आपको यही बताना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली वो होता है कि कोई भी बॉडी जब आपस में कोलिजन करती हैं तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कोलिजन के पहले भी वही रहता है, और कोलिजन होने के बाद में जो होता है टोटल मोमेंटम वो भी इक्वल रहता है। जो कोलिजन के पहले था वही कोलिजन के बाद भी रहता है। तो ये हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में स्टडी कर लिया है। अब इसी से रिलेटेड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is horizontally fired with the velocity 150 meter per second from the pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? A bullet of mass 20 kg. M1 दिया हुआ है, बुलेट का मास हमें पता है 20 ग्राम दिया हुआ है, इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 kg हो जाएगा, ठीक। मास ऑफ द पिस्टल M2 हमें दिया हुआ है जो कि हमारा है 2 kg। अब बताया गया है कि फायर्ड विद द वेलोसिटी इतना, मतलब इनिशियली तो कुछ होगी उसकी वेलोसिटी, पर जब हमने फायर कर दिया है मींस जब बुलेट बाहर निकल गई है उस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट है तो बुलेट हमारा क्या है, M1 था, मास ऑफ द बुलेट
तो यहाँ पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बुलेट की वो क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी। ये फाइनल वेलोसिटी है, क्यों, क्योंकि बुलेट से जो हमारी बुलेट है वो पिस्टल से फायर हो चुकी है, फायर्ड विद द वेलोसिटी दिया हुआ है ना। तो इनिशियल इन केस हमें नहीं पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या हो जाएगी हमारी 150 मीटर पर सेकेंड from the pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? Recoil velocity of the pistol का मतलब ये हुआ हमें final velocity of the pistol निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जब बुलेट बाहर निकल चुकी है तो उस केस में हमें ना ही बुलेट की वेलोसिटी पता थी इनिशियली और ना ही पिस्टल की वेलोसिटी पता थी। तो इस केस में दोनों ही केस में इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी बुलेट और पिस्टल की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट हमें पता है और हमें पिस्टल की फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। रिकॉइल वेलोसिटी जो हमारी होती है बेसिकली फाइनल वेलोसिटी होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ये हमारा इक्वेशन है, m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ पे u1 और u2 तो हमारे 0 है, तो ये वाला टर्म तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। m1 हमारा 0.02 है, v1 हमारा 150 है, प्लस m2 जो हमारा है वो 2 है और v2 जो हमारा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 3 आएगा प्लस ये 2v2 आ जाएगा, 3 हमारा इधर जाएगा और 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा -1.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे जो रिकॉइल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस बेसिकली सिंपली इतना ही बता रहा है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी बुलेट फायर कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी जो रिकॉइल हो रहा है। जो ये मैंने आपको जब न्यूटन का थर्ड लॉ बताया था तो उस टाइम में ये चीज को समझाया था कि जब हम बुलेट फायर करते हैं तो एक अपोजिट पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम रिकॉइल फोर्स बोलते हैं। तो वही हमारी रिकॉइल वेलोसिटी है, नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हमारी ये वेलोसिटी लग रही है। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास में बस इतना ही था और आज की हमारी इसी क्लास के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये हमारे एंड अप होते हैं। होप सो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और इनफैक्ट चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप पर्टिकुलरली सारी वीडियोज वॉच आउट कर लीजिए और पर वीडियो के नीचे जो भी अगर आपके डाउट्स वगैरह हैं उन डाउट्स को आप कमेंट्स में लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।